अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं मुज़म्मिल अली खान और मेरे साथ आज आयशा यूसुफ। कल इनकी तबीयत थोड़ी सी ऑफ थी, मैंने भी इन्हें बहुत मिस किया। आई थिंक आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। आयशा, आपकी तबीयत आज कैसी है? विल गेट इनटू द इंट्रो लेटर, लेकिन आप आज कैसा फील कर रही हैं? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हुआ है ना कि उस हमारी बॉडी को अडाप्ट करने का ना मौका नहीं मिला है। तो टेम्परेचर जो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। बुखार था आपको? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। बुखार था, थोड़ा गला ख़राब था, बट आई एम डूइंग फाइन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर आस्किंग। I missed you a great deal yesterday. Anyway, अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट खबरें जो है ना, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज एक ये भी होनी चाहिए कि दुनिया की सुपर पावर्स जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करती हैं तो उसको पीपल टू पीपल तो बोला नहीं जा सकता, रॉयल्टी टू रॉयल्टी बोला जा सकता है। कि आपको पता है कि ब्रिटेन और अमेरिका कशीदगी चल रही थी बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ करंट इशूज पे सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे। क्या हुआ है? हुआ ये है कि बरतानिया के जो बादशाह हैं, जो मोनार्क हैं, किंग चार्ल्स और उनकी वाइफ यानी कि क्वीन कमेला, वो पहुंच गए हैं वाशिंगटन। और वाशिंगटन वो क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि वाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप जो है उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। वो पहुंचे इसलिए हैं कि अमेरिका की आज़ादी के 250 साल तकरीबन हो चुके हैं मुकम्मल, और 250 साल मुकम्मल होने के बाद किंग चार्ल्स जो हैं वो पहुंचे हैं अमेरिका मुबारकबाद देने के लिए। नाउ द फनी थिंग इज कि अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन से ही आज़ादी हासिल की थी और आफ्टर सो लॉन्ग हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हुई हैं और फाइनली बातचीत बेहतर हुई हैं, बातचीत पे आ चुके हैं। अगर अमेरिका की हिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं किताबों को और हिस्टोरियंस का जो क्या वो रीड करते हैं उनके बारे में और उनके काम को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि गोरे आदमी ने गोरे आदमी से आज़ादी पाई थी तो अमेरिका बना था, जो इश्यूज चले थे। और फिर फ्रेंच लोगों से कुछ ज़मीन खरीदी गई थी तो अमेरिका के अंदर एडिशन हुई थी। बहरहाल इन प्रॉब्लम्स को छोड़ें साइड पे, प्रॉब्लम यह है कि गोरे आदमी को ही गोरे आदमी से मसला है। जिमी किमल एक अदद बड़ा जबरदस्त कॉमेडियन है। एक और मसला, एक और मसले पर आ गए। ठीक है, जिमी किमल जो है आप उनको जानते हैं कि वो एक बहुत ज़बरदस्त शो करते हैं, बहुत फेमस भी है उनका शो अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा ये अपने एक प्रोग्राम के दौरान जनाब कि ये जो कोरेस्पॉन्डेंस डिनर के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया, तो उन्होंने कहा कि पोटेंशियल विडो हमारी होने लगी है। मुतलका बेवा जो है होते होते मेलानिया ट्रंप बच गई हैं, जो कि खातून अव्वल है अमेरिका की। इसके ऊपर वैसे तो बहुत बड़ी बात ना बनती, लेकिन ट्रंप ने बहुत ज़्यादा बुरा मना लिया। और ट्रंप ने कहा कि ABC वालों इसको फारिग करो, जो कमेडियन तुम्हारा बैठ के कह रहा है कि बिकॉज मेलानिया को लेके उनका सेंटिमेंट जायज़ भी था कि किसी के घर के बारे में इस तरह की बात मीडिया के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर नहीं करनी चाहिए। बट देन अगेन जिमी किमल इज अ नोन कमेडियन एंड व्हाट डोनाल्ड ट्रंप सेड वाज कि इसको फारिग किया जाए, जिसके अंदर फिर एक नई डिबेट है जो छिड़ गई अमेरिका के सर्कल्स के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जो सिक्योरिटी सिचुएशन कॉज हुई थी, हमने उसके अंदर देखा था कि JD वैंस तक को सिक्योरिटी खींच के सीट में से निकाल के लेके जा रही थी। कॉमेडी जब भी आती है मुझे लगता है कहीं पर लाइन ड्रॉ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमेशा कॉमेडियन जो है ना, दे कैन नॉट ऑलवेज गेट अवे विद एनीथिंग दे से, और फिर ये कह के कि भाई हम तो कॉमेडियन है तो हम जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को इसको सीरियसली परसू करना चाहिए, बिकॉज कहीं पर तो लाइन ड्रॉ करने की बहुत ज्यादा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। बिकॉज अभी करंटली जो अटैक हुआ ट्रंप के ऊपर और जिस तरह से वो अटैक प्लान किया गया था, ऑल्दो उसके बारे में स्पेकुलेशंस हैं, द मीडिया इज डिवाइडेड, इवन द अमेरिकन सोसाइटी इज डिवाइडेड अपॉन द फैक्ट कि क्या ये एक अदद स्टंट था जो फेम के लिए पुल किया, या ये एक अदद सिंपैथी का स्टंट था, या एक्चुअली में जो व्हाइट हाउस की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही शिकार थे इस ट्रंप का, लेकिन इस अटैक का ट्रंप शिकार थे लेकिन बच गए। अच्छा, वी डोंट नो कि ये जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर बहुत स्पेकुलेट भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये जब अटैक हो गया और अटैक होने के बाद जो वहाँ पर सिचुएशन हमने देखी है ना, वो इस तरह की थी कि जो वहाँ के सहाफ़ी थे वो कुछ चीज़ें उठाते हुए वहाँ पर नज़र आए, चीज़ें उठाते हुए नज़र आए। लेकिन मुझे पाकिस्तान का कुछ सिनेरियो याद आ गया, जो कल्प्रिट था उसको बुक किया गया था और वो कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में ले जाने के बाद हेयरिंग हुई है। हेयरिंग पे 3 अकाउंट्स पे उसको बुक किया गया है, कर लिया गया है बुक। ऑन 3 अकाउंट्स उसको बुक किया गया और 3 अकाउंट्स पे बुक करने के बाद अब फिलहाल की घड़ी उसको कन्फाइनमेंट में और कैद में रखा जाएगा। और जो उनकी वो है हेयरिंग जो है वो आगे पोस्टपोन कर दी गई। आई थिंक थर्सडे को होगी उनकी, थर्सडे को होने जा रही है। बट लेट्स सी, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्पेकुलेट भी किया जा रहा है, स्पेकुलेशंस भी यानी जैसे कि मुज़म्मिल ने बताया था। अब ये स्पेकुलेशंस जो है ना, इनका नतीजा क्या निकलता है? क्या वाकई में ये प्लांटेड था या फिर कोई भी शख्स आया और आकर उसने फायरिंग कर दी? इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात की जा रही है कि अमेरिका के अंदर फीफा वर्ल्ड कप भी होने वाला है और एक शख्स अल्लाह शख्स किस तरह से एक हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर आ सकता है, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
है। एक और मामला जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम करते ही चले आ रहे हैं, एक दिन भी हमने नागा नहीं किया, और वो ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे नहीं होंगे, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त तो सामने नहीं आई है, डेफिनेटली हम सब इंतजार कर रहे हैं, मुतवक्के यही है कि जल्द कोई बात हो जाएगी। तर्जुमान जो है व्हाइट हाउस के, उनके मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ उन तक पहुंच चुकी हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी टीम के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है कि किस तरह से इस मामले को आगे लेकर चलना है। अब ये तजावीज़ ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो वीकेंड गुजरा है ना मुजम्मिल, इसके अंदर काफ़ी कुछ होता रहा, स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, कहा जाता रहा कि शायद ट्रंप की टीम आ सकती है, ईरान की टीम पहुंच चुकी है। शायद में इस्लामाबाद के लोगों ने बहुत सारी ट्रैफिक की प्रॉब्लम सफर की है। मैंने एक मीम पढ़ी थी, वो ये कि आबनाए हुर्मुज़ खुल रही है, ये नहीं खुल रही, हमें नहीं पता, प्लीज इस्लामाबाद को। इस पे एक बंदा अरेस्ट भी हुआ, आपको पता है? अच्छा, मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ मैंने अज़राहे मजाक बात किया है। ऑलराइट, ये व्हाइट हाउस के तर्जुमान की तरफ से क्या बात की गई है? बड़ा स्ट्रेट बयान है, बड़ा वाज़ेह बयान है, और ये वाज़ेह बयान अमेरिका का मौक़िफ़ बयान करता है। और अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि हम कोई भी इस तरह का एग्रीमेंट रीच नहीं करेंगे जो एग्रीमेंट ईरान को इजाज़त दे दे यूरेनियम एनरिचमेंट करने की। आबनाए हर्मुज़ का प्रॉब्लम या आबनाए हर्मुज़ पे टैक्स लगाना, अमेरिका टोल रिसीव अपने आप को कहता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ईरान को टोल रिसीव नहीं करने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हुआ है? अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हुआ? अक़वाम मुत्तहिदा में ये हुआ है कि ये जो जौहरी हथियार के अदम फैलाव की जो एक तंजीम बनी हुई है, उसका नायब सदर ईरान को बना दिया गया, जिसके ऊपर अमेरिका ने बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया, बहुत ज़्यादा तनकीद भी करी। बार सारी सिचुएशन के अंदर जो है ना, रशिया की भी एंट्री हुई है, और रशिया कहता है, क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि अगर दोनों फरीक तैयार हों तो हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं ना। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार बतौर सालिस, एंड देन रशिया की एंट्री, ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात, क्या इससे अभी भी हमें रखनी चाहिए कुछ उम्मीद? ये जान लेते हैं। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर हमें ज्वाइन करते हैं और अपना कीमती एनालिसिस हमारे साथ शेयर करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? अगर मैं बतौर इंसान बात करूं, बतौर पाकिस्तानी नहीं, कि बतौर इंसान ये जो दो मुल्क लड़ रहे हैं, वेयर डू वी स्टैंड? आयशा, पाकिस्तानी इंसान नहीं होते। I mean, मैं अपनी आइडेंटिटी उसके मुताबिक लेकर बात करना चाह रही हूँ। जी जौहर साहब। अच्छा, आपको दोनों जी, इंसान भी और पाकिस्तानी दोनों के, जो जाहिर है पाकिस्तानी तो इंसान तो सभी हैं। अच्छा, आपने प्रॉब्ली बात की ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, दैट्स व्हाट यू मेंट। यस। तो देखें, है क्या इस वक्त सिचुएशन, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ऐसे है कि एक प्रपोजल जो है ईरान की तरफ से गया है अमेरिका को, एंड इट्स एक्चुअली अ काउंटर प्रपोजल, क्योंकि पहले अमेरिका का प्रपोजल गया था, फिर ईरान ने उसको है ना कोई जो बदल के अपना जो प्रपोजल उनको दिया, फिर उसके बाद वो उनको पसंद नहीं आया, अभी फिर उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा एक और ड्राफ्ट उनको भिजवाया। अब उसमें है क्या, जो अभी तक उसके कॉन्टूर्स हैं वो ये हैं, ईरान ये कह रहा है कि चलें हॉर्मुज़ को हम खोलते हैं, ऑल्दो कि जब वो खोलने की बात करते हैं तो कुछ कैवियार्स रख देते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्रैफिक गुजरेगी हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, वो एक कोऑर्डिनेटेड राउट से गुजरेगी, और एक किस्म का कुछ कंट्रोल अपना उस पर रखना चाह रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं जी ब्लॉकेड लिफ्ट हो जाए अमेरिका की तरफ से, जो नेवल ब्लॉकेड है, और उसके साथ ही जो बाकी इश्यूज हैं वो न्यूक्लियर, असल तो न्यूक्लियर इशू है अमेरिका के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं उस पर बात फिर जो है ना बाद में होगी। एक पहले परमानेंट सीजफायर हो जाए एक तरफ से, दूसरी तरफ आबनाए हर्मुज़ खुल जाए, उनकी कंडीशंस पे वो टोल शोल तो नहीं लेंगे, लेकिन ट्रैफिक वो कोऑर्डिनेट करेंगे, जो शिपिंग ट्रैफिक है अपनी मर्जी से उनके डेजिग्नेटेड राउट से जाएगी, और अमेरिका अपना ब्लॉकेड लिफ्ट कर दे। अच्छा, फिर बाकी न्यूक्लियर टॉक्स जो उनसी है ना, उसके बाद वो उसको पेंड कर देते हैं। अमेरिका को ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी रेड लाइन्स की बात की है, जो आपने देखा ना, तो उनकी रेड लाइन्स ये हैं क्योंकि अमेरिका ही समझता है कि अगर उन्होंने इतना प्रेशर जनरेट किया है, सबसे पहले तो मिलिट्री एक्शन के जरिए, और फिर अभी जो है ये सारे ब्लॉकेड के जरिए, तो वो प्रेशर जो है, जब तक वो न्यूक्लियर पे कोई कंसेशन ना ले ईरान से, और वो न्यूक्लियर पे कंसेशंस क्या हैं, दो इश्यूज इस वक्त मेनली है ना जो न्यूक्लियर पे, एक तो ये है कि वो सस्पेंशन चाहते हैं कि जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसको ईरान बंद कर दे बिल्कुल। अब वो अमेरिका 20 साल के लिए कह रहा है, बात ईरान की तरफ से कोई 3 साल 5 साल की एक वक्त में हो रही थी, अभी वो उसकी बात नहीं करे, अभी वो कह रहे हैं इसको पेंड कर देते हैं, इसको इसके और बाद में बात करेंगे। दूसरा इशू ये है, वो 450 किलोग्राम यूरेनियम जो ईरान के पास है ऑलरेडी इस वक्त, जो 60% तक अफसूदा है, ऑल्दो कि वो बैरिड है जो है ना नातांज और फर्दो और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स में, जमीन दोज जो
साइट्स ऊपर से तो उन्होंने तबाह कर दी थी, लेकिन नीचे से तो बची हुई हैं। तो ये इशू है और इसीलिए अमेरिका की टोन जो है ना इस वक्त थोड़ी सी वो अच्छा जॉर्ज साहब, एक चीज़ एक्सप्लेन करते चलें कि हमें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर से वही मीडिया जो पहले डोनाल्ड ट्रंप की साइड ले रहा था और फिर एक टाइम पे आकर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट उनका नोट सुनाई दिया करता था, अब वही मीडिया है जो ये कह रहा है कि जो चीज़ नज़र आ रही है वही आ रही है कि दोनों पार्टीज़ बहुत एक दूसरे से जो है ना अलग पेज पे हैं, लेकिन इंटरनली मामलात सिमटने के करीब हैं। आपको क्या लगता है कि इंटरनली क्या मामलात वाकई सिमटने के करीब हैं? देखें, अब जाहिर है जो पाकिस्तान ने इतना रिमार्केबल एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव दिखाया जिसके तहत मुज़ाकरात भी हुए, फेस टू फेस टॉक्स भी 51 साल के बाद ऑलमोस्ट हुई, तो चीज़ें आगे तो बढ़ी हैं, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन अभी बेसिक इख्तिलाफ बाकी हैं। और जिस तरह पहले भी कहता रहा हूँ, देखें मैंने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि असल मसला न्यूक्लियर है, जबकि बहुत से मुबस्सिरीन ये समझते थे कि नहीं जी न्यूक्लियर मसला तो हल हो गया है, लेकिन वो हल नहीं हुआ बिल्कुल। और अमेरिका भी उस पर इंसिस्ट कर रहा है कि जी जब तक ये हल नहीं होगा हम बाकी चीज़ों पे नहीं आएंगे। अब एक चीज़ ठीक, जो ईरान कह रहा है कि चलें पहले तो ये सीज फायर कर लें और हॉर्मज़ को खोल दें, फिर बाकी आगे हम बातचीत कर लेंगे। चलो एक पॉइंट है जो है ना कि उसमें बिकॉज ईरान का इंटरेस्ट क्या है ये कहने में, ईरान देखें एक तरफ तो वही चाहते हैं ना कि चलें अपना हॉर्मज़ उनकी कंडीशंस पे खुले, और साथ ही ब्लॉकेड, क्योंकि ब्लॉकेड उनको हर्ट कर रहा है। आपने हॉर्मज़ उनकी बड़ी लेवरेज थी, लेकिन अमेरिका ने जब ब्लॉकेड कर दिया, उनकी नाकाबंदी कर दी चारों तरफ से, उनकी शिप्स नहीं गुजर सकती अब, तो वो ईरान को इकोनॉमिकली बड़ा हर्ट कर रहा है इस वक्त। वो चाहते हैं कि वो तो लिफ्ट होना, फिर वो जाहिर है इस पे भी आपने हॉर्मज़ पे भी कंसेशन दे दें, लेकिन जैसा मैंने कहा कैविएट्स के साथ के उनके डेजिग्नेटेड राउट से और उनका कुछ कंट्रोल रहे उस पे, उस शिपिंग के फ्लो पे। तो जॉर्ज साहब, ये जो डेडलॉक अब यहाँ पर बना हुआ है आपनाए हॉर्मज़ की जो आप बात कर रहे हैं, हालांकि अमेरिका के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो वो चाहते हैं कबूल हो, जो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, दैट इज उनकी न्यूक्लियर इंटेंशंस या फिर वो यूरेनियम जो इनरिच हो चुका है। तो आपको लगता है कि इस डेडलॉक के अंदर पाकिस्तान या फिर आगे अब रशिया भी बात कर रहा है, क्रेमलिन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि वो रोल प्ले कर सकते हैं, दोनों में से कोई रोल प्ले कर सकता है इस डेडलॉक के अंदर? देखिए, पाकिस्तान तो कर रहा है, पाकिस्तान अभी भी फैसिलिटेटर है मेन और अभी भी मीडिएटर है, और ये अमेरिका ने अभी भी वाज़ेह किया है कि मेन जो है गुफ्तगू पाकिस्तान के तवसत से ही हो रही है। बल्कि अभी एक प्रोग्राम में मैं था जिसमें वो जो उनकी जर्नलिस्ट हैं जिनका प्रेसिडेंट ट्रंप से भी डायरेक्ट रब्ता रहता है, तो उन्होंने भी यही बात दोहराई उसमें। देखिए, अब ईरान इस वक्त कर क्या रहा है, वो ये जो रशिया से मुलाकातें हो रही हैं या ओमान से हो रही हैं, तो उसमें उनकी कोशिश ये है कि थोड़ी सी एक रीजनल अप्रोच बनाएं, ताकि जो उनका है ना उसमें स्टेक होल्डर्स ज्यादा क्रिएट करें। उससे ये होगा कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर होगी। तो ये उस तरफ उनकी ये डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है। लेकिन इसमें साथ ही साथ एक दो और इश्यूज भी हैं, जिस तरह ओमान में ये है कि वो अपनी वो पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वाली है, क्योंकि ओमान जो है वो एक तरफ अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान है। तो दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स हैं टेक्निकली, ऑल्दो के टेरिटोरियल वाटर्स पे आप शिपिंग को रोक नहीं कर सकते, इसको ब्लॉक करना जो है वो इंटरनेशनल वाटरवेज को वो बिल्कुल जो है ना इलीगल है इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। दूसरी तरफ रशिया की जो बात है उसमें एक तो खैर उनके साथ देखें रशिया ने इस जंग में उनको मदद भी की है काफी ज्यादा, वो जो इंटेलिजेंस उनको इंफॉर्मेशन दे के रियल टाइम, लेकिन दूसरी तरफ फिर उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन भी किया आपस में। फिर तीसरी बात यह है कि रशिया वो कंट्री है जिसको पिछली बार जब ये JCPOA हुआ था तो उसमें जो उस वक्त उनके पास अफजूदा यूरेनियम था वो फिर उनके हवाले हुआ था खासा ज्यादा, रशिया के हवाले हुआ था थर्ड कंट्री। तो अभी भी रशिया वो थर्ड कंट्री बन सकता है जिसके हवाले वो किया जाए, रशिया ने ऑफर भी किया इस सिलसिले में, तो वो भी उसकी एक अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा क्रेमलिन का दरमियान में आना माफ कीजिएगा, अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा? मेरा अंदाजा है कि देखिए अमेरिका के लिए वो कि क्रेमलिन सालिस बन जाए ये कोई अमेरिका के लिए इतना ज्यादा खुशगवार नहीं होगा, इसलिए कि वो यूक्रेन में तो उनकी जंग चल रही है। तो वो फिर इतना ज्यादा लेवरेज क्यों देंगे? अमेरिका इकोनॉमिकली प्रेशर करना चाह रहा है ईरान को, क्या ईरान क्रम्बल करेगा, फोल्ड करेगा इस प्रेशर के नीचे? देखिए, ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है ये अहम नुकता आपने उठाया। बिल्कुल, अमेरिका ने किया क्या है, उन्होंने ये किया कि जो इन्होंने इतनी लेवरेज बनाई थी अपनी अपना हॉर्मज़ को बंद करके ईरान ने, तो उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए ये किया ब्लॉकेड। अच्छा, ब्लॉकेड इफेक्टिव है, मैंने वो पहले भी कहा था कि इफेक्टिव होगा ये,
अब उसमें सिर्फ एक मसला है कि ईरान ने ऑलरेडी ना वो 160 से 170 मिलियन बैरल जो तेल है ना, वो उनका समुद्रों में है। वो कैसे कि वो बहुत सारे टैंकर्स और जो है ना नेवल वेसल्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है ना, क्योंकि ये तेल वो ये करते रहते हैं कि जैसे ही वो तेल, क्योंकि तेल की आप जो तेल के कुएं हैं उसको आप बंद नहीं कर सकते। अगर बंद कर दें तो फिर वो बहुत अरसे के लिए बंद हो जाते हैं। तो वो क्योंकि निकलता रहता है, वो जहाजों से उसको बाहर पहुंचाते रहते हैं। अगर वो दूसरे मुल्कों को नहीं भी जाता तो वो समुद्रों में रहता है, खुले समुद्रों में, और वहां से फिर उसकी वो डील्स करते हैं। तो वो क्योंकि इतना ज्यादा तेल अभी उनका समुद्रों में है, तो उनकी कोशिश ये है कि जब ये सैंक्शंस इन्होंने ये ब्लॉकेट किया है उस दौरान में वो तेल बेचते रहे। लेकिन अभी अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो उनकी जो टैंकर्स या उनकी जो नेवल वेसल्स कहीं भी इस तरह की शिप्स हैं, वो दुनिया में उनको जहां भी वो कोशिश करके वो सीज करेंगे, इम्पाउंड करेंगे उनको। तो वो एक अब सारा कैट एंड माउस गेम तो चलेगी, लेकिन इकोनॉमिकली हर्ट ईरान इससे हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अब कितना हो रहा है ये डिपेंड करता है कि कितना तेल वो उसमें से बेच सकते हैं। पहले जो कि उनका ईरान कर रहा था इकोनॉमिकली हर्ट, और ये बात की जा रही थी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के पीछे जा रहा है, जिस तरह से वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर पड़ा था। अब अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेट किया गया तो वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, एट द सेम टाइम बाकी ममालिक के लिए भी है जो ओपेक कंट्री से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू सो मच जॉर्ज सलीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। जनाब, इंपॉर्टेंट ये है कि दुआ की जाए कि ये मुज़ाकरात जल्द से जल्द कामयाब हों, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है ना बहुत ज्यादा ज़खायर रह नहीं गए हैं और 400 तक पहुंच चुका है, 400 तक पहुंच चुका है पेट्रोल, और हम लोग कमर्शियल ज़खायर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, लेकिन वो ज़खीरे नहीं होते, वो बेसिकली लाइव ट्रेड वॉल्यूम चल रहा होता है जो उस वक्त चल रहा होता है। एक बढ़ते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो दोबारा मुलाकात होती है। सेगमेंट्स लाइंड अप है, साथ रहिएगा। आउट फॉर अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, एंड एज वी ऑल नो, कभी कभार अंडर द वेदर होते हैं लोग और कभी कभार होते हैं माहौल पूरे के पूरे। और इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, मरी, गलियात में आज बारिश की पेशगोई है। अब चित्राल, डीर, सवात, कलाम, शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बारिश मुतवक्के है। और बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, रेहानपुर, राजनपुर, इन इलाकों के अंदर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। लिया बकर के इलाके भी साथ शामिल हैं इन इलाकों के अंदर। मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत जनूबी पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई और लिया, कोट अद्दू, करोड़ पक्का, इस इलाके के अंदर भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के अंदर भी जो हरियाणी का इलाका है, हरनाई का इलाका है, सिंध के अंदर सखर है, रोहड़ी है और जैकबाबाद के एरियाज हैं, इनके अंदर भी बादल बरसे। आपको क्या लगता है कि हमारे इस्लामाबाद में इस दफ़ा ओले बरसेंगे या बारिश बरसेगी? अल्लाह करे बारिश ही बरसे, और अगर ओले भी बरसते हैं तो वो अच्छे वाले हों, बहुत ज़्यादा तंग ना करे। लेकिन असल बात यह है कि मौसम तब्दील हुआ, बहुत गर्मी पड़ी एकदम से, और फिर वापस जो है ना हमें एक वेव नजर आई है बारिश की। अच्छा मौसम क्या, आज इस्लामाबाद के अंदर भी अभी तक तो बहुत ज़्यादा बारिश कहीं पर नहीं रिपोर्ट हुई है, लेकिन इत्तलात हैं कि बारिश हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरफान विर्क साहब जो कि डायरेक्टर फोरकास्टिंग मेट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए क्या प्रेडिक्शंस है, क्या फोरकास्ट है आगे आने वाले दिनों की? देखिए, आज जो बारिश है ये अभी पंजाब के इलाकों में हो गई है। अब ये बारिश जो है दोपहर तक जो है ना ऊपर के इलाकों में आ जाएगी। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खिता पठार में भी चंद मुकामात पर जो है ना वो बारिश हो जाएगी। इसके अलावा जो कश्मीर के इलाके होंगे और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर भी जो है ना वो आज बाज मुकामात पर जो है ना वो हल्की बारिश है और तेज हवाएं चलेगी। इसके बाद ये सिलसिला कल जो है ना वो निकल जाएगा पाकिस्तान के इलाके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एनडीएमए का एक अलर्ट भी आया है, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो अलर्ट क्या है और क्या प्रेडिक्शंस हैं? जो आने वाले दिन हैं, जैसे ये वाला सिलसिला गुजर जाएगा 29 तारीख को, उसके बाद जो है ना वो आपके जो जनूबी इलाके होंगे जिनमें साउथ पंजाब के इलाके और सिंध के बेशतर इलाके, और इसके अलावा जो बलूचिस्तान के जनूब मशरकी इलाके होंगे, यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा मजीद। अभी भी ये काफ़ी दर्जा हरारत है और ये मजीद जो है ना वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बाज़ इलाकों में जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। ये हीट वेव लाइक कंडीशंस जो हैं ये बाज़ इलाकों में होंगी, बाज़ इलाकों में जो है ना वो वैसे ही। इरफान साहब, अभी 2 दिन जो गुजरे ना ऐसा लग रहा था कि हीट वेव ही चल रही है, लेकिन हमने सुना है कि शायद हीट वेव और भी आने वाली है, ऐसा ही है? हमारे यहाँ जो है हिस्टोरिकली जो टेम्परेचर्स जाते हैं
वो ज्यादातर मई और जून के महीनों में है। खास तौर पे मई के महीने में जो है ना, अभी आपने देखा होगा जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर जो पाकिस्तान में गया बलूचिस्तान के तुर्बत के इलाके में, वो भी जो है मई के महीने में गया। तो जो हमारे पास मई के महीने में बाज जो इलाके होते हैं जनूबी सिंध के इलाके और जनूब मशरकी बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर जाता होता है। और जबकि इन इलाकों का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 43 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना वो रहता है। एक माइल्ड सी हीट वेव जो है ना वो आपको महसूस होगी 30 यकम और 2 मई के दरमियान। माइल सी, लेकिन हमारे पास कराची यूजुअली बहुत गर्म हो जाता है। मैं मतलब सर्दियों में भी आयशा कराची बंदा जाए तो टी शर्ट पहन के कराची के लेकिन 2 मौसम होते हैं, गर्म और शदीद गर्म। तो वैसे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा कराची का मौसम, गर्म या शदीद गर्म? देखिए कराची में भी जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा 30 यकम और 2 को वहां पर भी टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ेंगे। बाज़ इलाकों में जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना कराची में खास तौर पे 37 से 39 और बाज़ ऑफ टाइम में 40 तक भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही सी ब्रीज चलेगी, क्योंकि कराची जो है वो ऐसा वेदर है जहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करता टेम्परेचर, वहां पर जैसे ही सी ब्रीज चलती है तो टेम्परेचर को ड्रॉप हो जाता है। तो इसी तरह जैसे ही सी ब्रीज चलेगी तो ये टेम्परेचर फिर जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन गर्मी की अच्छा, जितनी हमने बात की ना इरफान साहब से, हर बात पे उन्होंने कहा कि बढ़ेगा टेम्परेचर हर जगह पर बढ़ेगा। लेकिन हीट वेव के बारे में उन्होंने कहा कि वो माइल्ड होगी। दुआ ये है कि ये चश्मा आफ्ताब से जो नूर की नदियां बहें, इनकी तपिश थोड़ी कम हो और जो बारिश हो ना वो रहमत की बारिश हो, अल्लाह करे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। जी आपको याद होगा तारीख पे तारीख, ये एक फिल्म का डायलॉग था। लेकिन कराची वालों के लिए अब हम ये कह सकते हैं कि शायद ये रोज़ का ही मामला बन चुका था, क्योंकि वहाँ की सड़कों का जो हाल है वो हम सब जानते हैं कैसा है। हम आपको रोज़ बता भी रहे होते हैं, कराची वाले जो वहाँ पर रह रहे हैं वो उसको जी भी रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि बार बार उनसे पूछा जाता है, कराची वाले ये जानना चाहते हैं कि भाई कराची की ये सड़कें जो हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कब ठीक होगा। स्पेशली अगर सड़कों की बात की जाए तो बार बार ये सवाल किया जाता है। तो इसके ऊपर हमारे जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी बात करनी शुरू कर दी और पहले भी कर ही रहे थे, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। अब अपडेट ये आई है जनाब, ये जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, कि करीमाबाद अंडरपास जो तकरीबन 2 से ढाई साल से तारीख पे तारीख जिसकी मिल रही थी और लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा शाहकार बनकर निकलेगा, फाइनली उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होने वाली है। और सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है ना, उससे पहले उसके ऊपर तनकीद का अमल बहुत ज़्यादा हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। सिंस आप लोगों ने ये खबर पहली भी देखी होगी, और इसका प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन 1 किलोमीटर का पैच जिस बजट के अंदर कवर किया गया, इस बजट के अंदर ठीक ठाक सड़क तामीर हो सकती है, लेकिन एक गाड़ी गुजरने की लेन आपके सामने इस टाइम पे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चल रही है। अब इस चीज के बारे में बात करने के लिए हमारे जो रिपोर्टर हैं गयासुद्दीन कराची से, वो मौजूद इसी सड़क के सामने है बिल्कुल। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम गयास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से? बेहतरीन सर, कराची का बताएं। ये तकरीबन 4 अरब रुपए के अंदर ये 1 किलोमीटर लंबाई का जो है ना वो बना है अंडरपास, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। कैसे तासुरात हैं कराची वालों की, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कराची वालों के तासुरात तो अब रहे नहीं है, क्योंकि कराची की सड़कों का जो हाल है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है, वो जो है जैसा है कि बुनियाद पे अब गुजारा कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर इस अंडरपास की बात करें तो 3 साल इसको लगे हैं पूरे मुकम्मल होने में, और 30 अप्रैल इसको बताया जा रहा है कि इसकी ओपनिंग डेट अनाउंस की गई है। जो तारीख पर तारीख का आपने जुमला दोहराया था, तो कई बार इसकी ओपनिंग की डेट दी गई है, लेकिन अब हतमी तौर पर ये कहा जा रहा है कि 30 तारीख को इसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। तो अंडरपास में 2 लेन्स नज़र आ रही हैं जाने और आने के लिए, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत ऊंचा बनाया गया है आम अंडरपास की निस्बत। उसका रीज़न यही है कि इसमें सेवरेज, इसके अलावा पानी और गैस की लाइनें इस अंडरपास की दीवारों के अंदर से आर पार हो रही हैं।
तो वो इस वजह से इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हुई है। आमतौर पर 40 और 42 फीट का जो है अंडरपास की हाइट होती है, छत होती है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बनाई गई है। तो आखिरी मराइल में ठेकेदार का ये दावा है और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत का ये कहना है कि आखिरी मराइल में इसका काम चल रहा है और 30 तारीख को इसको ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। डबल लेन है इसमें। अच्छा, जिस तरह से बात की जा रही थी कि मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि बहुत बड़ा तो है नहीं, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा ज़रा दिखाइएगा, कैमरामैन को कहिएगा थोड़ा चल कर दिखाए कि कितनी इसकी चौड़ाई है, ताकि बाकी पाकिस्तान वाले जो हैं वो भी देखें कि तकरीबन 4 अरब रुपए के अंदर कितना बड़ा अंडरपास बना है। 3 अरब रुपए की लागत से तकरीबन ये बना है अंडरपास। पे कैमरामैन तालिब से कहूँगा कि ज़रा दिखा दें मनाजिर हमारे नाजरीन को। ये जिस पे मार्किंग हुई हुई है 2 लेन्स की, ये मार्किंग आपको नज़र आ रही है, तो 2 गाड़ियाँ इधर से गुजर सकती हैं। ये अभी इस वक्त नज़र आ रही है और ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई आपको पार्क हुई हुई नज़र आ रही है। तो ये गाड़ी एक लेन के ऊपर पार्क हुई हुई है, दूसरी लेन इसकी खाली है और दूसरी लेन पे आपको पीछे ट्रैक्टर नज़र आ रहा है, वो आता हुआ नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं इसकी स्पेस का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं रास्ते में आ रहा है ट्रैक्टर, तो हमारी गाड़ी भी यहाँ पार्क है और इसका रास्ता भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 लेन देखिए, एक नेकेड आई से भी क्वालिटी का पता चल जाता है, तो कुछ क्वालिटी आपको नजर आ रही है काम के अंदर जो ईंट पत्थर यहाँ पर लगा हुआ है? जी, क्वालिटी मैं आपको दिखा दूं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जो हमने अभी आइडेंटिफाई की चीज़ें वो दिखाएं ज़रा तालिब से, कि ये दीवार के साथ जो है स्ट्रक्चर खुरचा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि उधड़ा हुआ नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे बाएं जानिब में इशारा कर रहा हूँ ज़मीन की तरफ, तो ये स्ट्रक्चर आपको जगह जगह से निकला हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह हम इसकी लाइटिंग की बात करें तो ये लाइटिंग मेरे बाएं जानिब आपको नज़र आ रही है और ओपन रखी गई है। कि ठीक है, अमल ओपन इसलिए रखी गई है कि अगर लाइटिंग में कोई फॉल्ट आता है, कोई चीज़ आती है, तो कंसील्ड में उसकी खुदाई करनी पड़ती है। दूसरी अहम बात, ये मेरे सर के ऊपर यानी ऊंचाई पे आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफ़ी है और ऊंचाई के ऊपर अभी आप ट्रैक्टर भी जाते हुए देख रहे हैं और ये आपको इस गैस की लाइन आती अच्छा, ये तो आपने बता दिया जो इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के बारे में बातें हो गई, लेकिन करीमाबाद का ट्रैफिक वॉल्यूम हैंडल कर सकती है ये सड़क? 2 गाड़ियां गुजरने की जगह है 2 तरफ, तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम करीमाबाद का हैंडल हो जाएगा क्या? देखिए, कराची का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मोटरसाइकिल की तादाद बात करें तो वो भी लाखों में है, गाड़ियों की तादाद भी लाखों में है, तो ट्रैफिक कंजेक्शन बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत बढ़ रही है कराची की। लेकिन क्या ये हल हो सकता है? तो यकीनी तौर पे कराची के लिए और बहुत सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। ये हल नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत इसका हल निकल सकता है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक ट्रैफिक के मसाइल को ये हल कर सकता है, लेकिन जो कराची की आबादी है और जो कराची का ट्रैफिक है उसके दबाव को कम करने के लिए, उस दबाव को ख़त्म करने के लिए ये अंडरपास नाकाफ़ी है। 1.2 किलोमीटर का जो है इसका लेंथ है अंडरपास की, वो लेंथ मुकम्मल कर रहा है, तो 1 किलोमीटर कराची में कोई डिस्टेंस नहीं है। कराची की जो एक इलाके से दूसरे इलाके का सफ़र है, आशा यहाँ पर रही हैं, उन्होंने देखा भी है और कराची के डायनामिक्स को जानती हैं अच्छे से। तो 1 से 2 किलोमीटर कराची में ट्रैवलिंग नहीं है, कम से कम कराची में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने की ट्रैवलिंग जो है, हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि जितनी भी ट्रैफिक हो या जितनी भी बारिश हो, सीवरेज का निज़ाम भी फेल ना करे और ये मैप भी इस तरह का हो कि जिस पे से ट्रैफिक वॉल्यूम मैनेज होता रहे करीमाबाद कराची का और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कराची देखे। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, वो ये कि अगर हम जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या उनके रहनुमाओं की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कराची को हम पेरिस जैसा बना दिया है हमने। मैं पेरिस में नहीं गई हूँ तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो आप गए हैं या रियास आप गए हो, कुछ कंपैरिजन हमारे नाजरीन के सामने रख दें अगर आप 10-15 सेकंड्स के अंदर। अच्छा, वैसे इंटरनल पेरिस की गलियां तंग हैं, तंग, फिर वो बाकी में ठीक थे, वो सच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रियाज हमारे पास। जी चलें, कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। जी, आखिरी कमेंट में कर दूं, मजे की बात ये दावे बड़े किए जाते। लाहौर को भी पेरिस बनाने का दावा किया गया था जब प्राइम मिनिस्टर CM पंजाब हुआ करते थे और फिर उसके बाद अपने उधर के भी मसाइल देखे। तो इधर दावे होते रहते हैं, सियासी माहौल गर्म करने के लिए और सियासत चमकाने के लिए किए जाते हैं। मैंने कंपैरिजन वैसे ना पेरिस के साथ कहा था, आपने पंजाब के साथ कर दिया, बट यू आर राइट। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गियासुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और आई कैन फील देम, यू कैन फील देम, आई कैन फील देम टू। एक तो ये प्रोजेक्ट है कि जिस प्रोजेक्ट पे तारीख मिलती जा रही थी और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर, और पंजाब यूजुअली सेंटर ऑफ अटेंशन होता है क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट दिनों में कंप्लीट करके तो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, सेव अ फ्यू।
और अभी वज़ीर आला पंजाब ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे वो इतना अच्छा क्यों लगता है क्योंकि जितने भी लोग मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, मीडिया, इन तमाम चीज़ों से जो कि ना वो पसंद करते हैं और रखते हैं अपना लिंक, ऐलान ये किया गया कि पंजाब के अंदर एक अदद सिनेमा सिटी, एक अदद प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो मीडिया सिटी होगी, एक फिल्म सिटी होगी, और इसे शोबिस इंडस्ट्री की जानिब से बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी किया गया। अब शोबिस इंडस्ट्री के अंदर मारूफ अदाकार हैं हमारे हुमायूं सईद हो गए, फहद मुस्तफ़ा हो गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी की है। एंड इट वाज लॉन्ग ड्यू, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये शुरू कर दिया गया है और इसका खैर मकदम भी किया जा रहा है। हमारे जो सीनियर लोग हैं इस इंडस्ट्री के, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे साथ आज मौजूद है नदीम बेग साहब। आप सब उनको जानते हैं, इज़ अ डायरेक्टर, और उन्होंने जवानी फिर नहीं आनी, जवानी फिर नहीं आनी 2, और फिर मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म थी पंजाब नहीं जाऊंगी, इस तरह की फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्टेप अगर ये फिल्म सिटी बन जाती है। नदीम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके बारे में क्या आपकी राय है जब आपने सुना कि फिल्म सिटी बनने जा रहा है या इस मंसूबे का ऐलान किया गया? व्हाट डू यू थिंक, कितना इंपॉर्टेंट था, कितना लॉन्ग ओवरड्यू था ये? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये तो सभी कहते हैं कि ये मंसूबा कैसा है और इससे क्या होगा। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि, और सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल बात यह है कि ये कभी किसी ने सोचा नहीं, और उसको सिनेमा को, फिल्म को, नैरेटिव को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई होगी जिसकी वजह से पहले के बाद कभी सोची नहीं गई। हम ये तो बहुत सुनते रहे कि पाकिस्तान में जितने स्टूडियोज़ हैं, स्पेशली लाहौर में जहाँ फिल्में बना करती थी पिछले 100 सालों से, वो सब के सब बंद हो चुके। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उसका ट्रांजिशन हुआ है इनटू फिल्म सिटी। आई थिंक दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री एंड द फिल्म बिजनेस इन पाकिस्तान। एक तो फिल्म मेकिंग का हिस्सा है जहाँ पे आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिसमें फिल्म सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब इतनी सारी फैसिलिटीज आपके पास होंगी तो फिर आपको मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फिल्म की ग्रेडिंग हो, चाहे वो फिल्म का साउंड डिज़ाइन हो, चाहे वो फिल्म की मेकिंग हो, चाहे वो फिल्म का VFX हो। अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्क से बाहर से करवाते हैं फिल्मों के अंदर, तो उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिल्में बनेंगी तो सिनेमा बनेगा। फिल्म सिटी इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट आइडिया, और इसके बाद का इनिशिएटिव जिसका हम सबको इंतज़ार है वो है सिनेमा स्क्रीन्स। सिनेमा स्क्रीन्स जितनी ज़्यादा होंगी, फिल्म बिजनेस उतना वायबल होगा, और फिल्म सिटी भी उतना ही चलेगा तब। अच्छा नदीम बेग साहब, अब जैसे आपने प्रोडक्शन और सर्विसेज की बात की कि ये बहुत कन्वीनियंट हो जाएंगी, अप्रोचेबल हो जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रैवल हमारा जो है वो कम हो जाएगा। फिल्म के बजट की जो एक कॉस्ट होती है उसके अंदर क्या हम बेहतर मूवीज़ प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएंगे, या सिर्फ इस चीज़ को कॉस्ट कटिंग के लिहाज से अप्रिशिएट किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है, कॉस्ट कटिंग कोई चीज़ नहीं होती। फिल्म हर तरह की बनती है, फिल्म बड़े बजट की भी बनती है, फिल्म छोटे बजट की भी बनती है, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट में पोस्ट प्रोडक्शन, स्टूडियो फैसिलिटीज, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपके पास एक तरफ एग्जांपल है मौला जट की, जो कि एक बड़े बजट की फिल्म थी जिसने एक बहुत बड़ा बिजनेस किया, लेकिन आपके पास दूसरी तरफ एग्जांपल है जो उतने बड़े बजट की फिल्म नहीं थी लेकिन उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया, वो है आग लगे बस्ती में। तो फिल्में पाकिस्तान में बन रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अच्छी फिल्म को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उसको देखने के लिए सिनेमा तक आते हैं। सो मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग इज नॉट द ओनली थिंग, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली फैसिलिटेट द प्रोड्यूसर एंड द मेकर। इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि आप अपने मुल्क में 100% फिल्म प्रोडक्शन कर रहे होंगे, जिसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आपको शायद थाईलैंड में जाके सेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ना सिर्फ फीचर फिल्म्स, आर्ट फिल्म्स पाकिस्तान में बहुत बनती हैं,
और उनमें और उनका एक बहुत सारा पैसा है जो कि मुल्क से बाहर जाता है। लोग थाईलैंड में शूट करते हैं, टर्की में शूट करते हैं, और अगर वो सब पैसा हम अपने मुल्क में और अपनी इंडस्ट्री में खर्च करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अच्छा बेग साहब, एक कॉन्फिडेंस के अंदर भी मुझे लगता है इजाफा होगा। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जब एक गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर एक फिल्म सिटी मौजूद होगी और इन्वेस्टर्स को नज़र आएगा कि गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टेड है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नज़र नहीं आता जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कि वो इन्वेस्ट करें प्रोडक्शंस के अंदर, फिल्म मेकिंग के अंदर। आपको लगता है कि इससे जो ट्रस्ट है वो भी बेहतर होगा? आई थिंक फिल्म की क्रिएटिव साइड के अलावा फिल्म की एक बहुत इम्पोर्टेंट साइड है जो कि उसकी बिजनेस साइड है। पाकिस्तान में अभी 42 स्क्रीन्स हैं या 41 स्क्रीन्स हैं जिसमें आप फिल्म लगाते हैं, और अगर उसको दूसरे मुल्कों से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे हजारों स्क्रीन्स हैं। तो जो भी बिजनेस वायबिलिटी इसकी है वो लो है, और जो भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आएगा वो ये सोचेगा कि 41 स्क्रीन्स के ऊपर मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए, तो उसको बहुत कम पैसे जहन में आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारी मौजूद हैं जिन्होंने इन्हीं स्क्रीन्स के ऊपर बहुत अच्छा बिजनेस किया है। तो हमें जरूरत है एक अच्छी फिल्म की, एक अच्छी मेकर्स की, टीम्स की। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि जिन कंट्रीज का हम जिक्र करें, नो डाउट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिनेमाज हैं, हज़ारों सिनेमाज हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी प्रोडक्शंस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी होती हैं। हम क्या उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते या फिर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के थ्रू चाहे हो? देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दो तरह के हैं। एक तो वो हैं जो कि हम सब जिनको देखते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, जो कि बाहर के हैं, जो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। हमें जरूरत है लोकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, जो कि एक बिजनेस डिसीजन है जो कि प्रोडक्शन कंपनीज और चैनल्स मिलके कर सकते हैं। फिल्म सिटी है या कोई भी ऐसी फैसिलिटी है, वो चाहे ओटीटी हो या कोई और जगह हो, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा फिल्में बनेगी, उनको जितने ज्यादा एवेन्यूज मिलेंगे, उतना ही ज्यादा बिजनेस बनेगा। आई नो आप जो पूछना चाह रही हैं कि अगर सिनेमा से फिल्म के पैसे रिकवर नहीं होते तो ओटीटी से होने चाहिए। बट यहाँ पर ये इसको अगर आवाम की हालत देखे, वी ऑल नो महंगाई की क्या सिचुएशन है, तो जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी के अंदर रहकर अगर बिजनेस को बेहतर किया जाए, मेरा सिर्फ वो पॉइंट ऑफ व्यू था। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इस फिल्म के बारे में, एंड व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल कि कितना ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है हमारी ये इंडस्ट्री को? मुझे लगता है कि OTT is not the solution to make films in this country or in any other country. दुनिया में चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, they are also struggling against all the OTT platforms, because जहाँ पे फिल्म एक महीने बाद आ जाती है, तो अब एक महीने में एक फिल्म कितना बिजनेस कर सकती है, ये एक जंग है। और एक महीने में एक फिल्म को बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए बहुत सारी स्क्रीन्स चाहिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि OTT फिल्म सिनेमा की ग्रोथ के लिए से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में सिनेमा घर बने जिनमें फिल्म देखी जाए और फिल्म का बिजनेस बड़ा हो। OTT इज डेफिनेटली वन ऑप्शन, लेकिन वो भी लोकल ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में जो नेटफ्लिक्स और बाकी जगह हैं, वहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट और इंडियन मोनोपोली इतनी ज्यादा है कि एक सीरीज जो कि हम टीवी की सीरीज है, उन्होंने एक ओरिजिनल नेटफ्लिक्स बनाई है, लेकिन उसको भी उसमें भी बहुत मसाइल का सामना है, बिकॉज द मैनेजमेंट जो इस रीजन को देखती है वो इंडियन है, वी ऑल नो दैट। लेकिन मुझे लगता है कि OTT को अभी अभी टाइम है।
सिनेमा इंडस्ट्री की ग्रोथ पे ज्यादा सिनेमा ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी इंसाइट ये कि सिनेमास के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी और जितने ज़्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होंगे फिल्म्स को और आर्टवर्क को डिस्प्ले करने के, इट्स लाइक अ पेंटर बट नो गैलरीज। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और ये 50 एकड़ पर मुश्तमिल है, ये जो चीज़ बन रही है, प्रोजेक्ट बन रहा है, ये 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है, 2 मुरब्बे की फिल्म सिटी है जो बन रही है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस बात की कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ज़्यादा टैलेंट हमारे सामने आएगा, तो डेफिनेटली मैं तो बहुत होपफुल हूँ इस फिल्म सिटी से। लेट्स सी क्या बनता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। गुर्दे हमारे जिस्म के अंदर क्या काम करते हैं और गुर्दों के ऊपर हम कितनी अटेंशन देते हैं और कितनी अटेंशन नहीं देते, गुमनाम हीरोज़ की तरह होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसका एक कंसिडरेबल पोर्शन है जो ये साफ़ करते हैं और जो एक्स्ट्रा मवाद होता है उसको खारिज कर देते हैं। ये नमक की और पोटासियम की और एस्ट्राडायोल की मैनेजमेंट के अंदर और एसिड लेवल के मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, बल्कि इनमें से कुछ चीज़ों के अंदर वाहिद किरदार ये निभा रहे होते हैं, जबकि ब्लड प्रेशर वगैरह और दीगर चीज़ों में भी उनको लेवल्स में रखने में गुर्दे काम आते हैं। इसी के साथ इनके ऊपर ग्लैंड्स लगे होते हैं, जो ग्लैंड्स आपके हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं और वो हार्मोनल प्रोडक्शन का फिर एक पूरा साइकिल है जो एक ट्रिकल इफेक्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह एक डोमिनो इफेक्ट होता है। इस वजह से हमें अपनी किडनी की हेल्थ पे आज के टाइम में, कि जब हमारे पास पानी साफ मौजूद नहीं है, अजीब व गरीब मिनरल वाटर्स मार्केट में आए हुए हैं, आपकी बॉडी के अंदर अनवांटेड अमाउंट ऑफ मिनरल्स जा रहे हैं, जिम में लड़के पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स अजीब व गरीब किस्म के हैं। हमारी डाइट्स देख लें किस तरह की है, ऊपर से मौसम जब तब्दील हो रहा होता है तो हमें किस तरह से अपनी डाइट को तब्दील करना है, पानी की इनटेक को कैसे तब्दील करना है, क्योंकि मोस्टली इश्यूज जो हैं मुजम्मिल वो यही आ रहे होते हैं मौसम की तब्दीली के साथ, खास तौर पर कि डिहाइड्रेशन डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारी पूरी बॉडी को, लेकिन हमारे गुर्दों को बहुत ज़्यादा। तो ऐसे माहौल के अंदर गुर्दों को महफूज अब कैसे रखना है, पाकिस्तान के अंदर गुर्दों की कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमें बचकर रहना है और क्या क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं, इन सब को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चौधरी अदील इबाद साहब, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, गुर्दों की बीमारियां कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और स्पेशली जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, गर्मी का मौसम आता है, तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुर्दों को बचाने के लिए? जो गुर्दों की बीमारियां हैं उसमें जो नंबर 1 पे है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, वो डायबिटीज़ से जो गुर्दे मुतासर होते हैं वो नंबर 1 पे। उसके बाद जो आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है वो जो आपके गुर्दे को मुतासर करता है वो दूसरे नंबर पे आ जाता है। उसके बाद आपके मौरूसी बीमारियां गुर्दों की, कुछ गुर्दों की अपनी बीमारियां जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और उसके अलावा जो गुर्दों की पत्थरियाँ हैं वो भी आपकी किडनीज़ को मुतासर करते हैं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि आपका जो वेदर है और हॉट एनवायरनमेंट है वो क्रॉनिकली आपके किडनीज़ को डैमेज करता है अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते, साफ़ पानी का इस्तेमाल नहीं करते, और आपका इसकी वजह से आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या आपका जो गुर्दा स्लोली विद पैसेज ऑफ टाइम मुतासर होता रहता है। राइट डॉक्टर साहब, अगर हम लोग पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में जो इस वक्त हमारे देखने वाले हैं, और ओल्ड पेशेंट्स भी और कुछ ऐसे लोग भी कि जिनको भी पता नहीं है कि किडनी का प्रॉब्लम शुरू होने लगा है, क्या कुछ टेल साइंस इस तरह के होते हैं, यूरिन का कलर हो गया या फोमी यूरिन आना या इस तरह की चीज़ें, कि जिनसे आइडिया लगा सके पेशेंट खुद, पोटेंशियल पेशेंट, कि यार मेरी किडनी में मसला शुरू हो रहा है, मुझे इस चीज़ को टेस्ट करवाना चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुज़म्मिल। इसमें ये है कि अगर किसी को किडनी डिजीज़ है और ये साइन तो जो आपने बताएं ये लेटर स्टेजेस पे आते हैं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली अगर अर्लियर स्टेजेस हैं, और जैसे किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक। स्टेज 1, 2 और 3A में आपके कोई साइन नहीं मिलते। जब किडनी डिजीज़ आपका प्रोग्रेस करता है तो फिर आपको साइन आना शुरू होते हैं, जिसमें आपको थकावट है, उल्टी मतली आना, मुंह का जायका चेंज हो जाना, जिस्म पे सोज पड़ जाना, पाँव पे स्वेलिंग आ जाना, या आपके जो बिला वजह की थकावट, यू फील ड्रेन्ड आउट, ये सारी अलामात हैं। बट यू गेट दीज सिम्टम व्हेन द किडनी डिजीज़ हैज़ प्रोग्रेस टू अ सर्टेन स्टेज। अब इसमें ये कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैसे इससे स्क्रीन कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो उसमें यह कि कुछ लोगों में जिनमें रिस्क फैक्टर हैं
रिस्क फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फैमिली के अंदर किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने आप को स्क्रीन करवाएं। अब मैं व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपने स्क्रीनिंग करवानी है तो उसके लिए आपका एक सिंपल ब्लड टेस्ट है क्रेटिनिन का, जिससे हम एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकाल सकते हैं, और एक यूरिन का टेस्ट है जिससे आपका प्रोटीन का या ब्लड का अंदाज़ा हो सकता है, और उसके बाद आप फर्दर इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो आपके रिस्क फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए एक नेफ्रोलॉजिस्ट एक हेल्दी शख्स जो है, एक हेल्दी इंसान, क्या उसके अंदर भी ऐसा कुछ उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं या किसी ऐसे माहौल में हो, ऐसी उसकी डाइट हो जिसकी वजह से उसके जो गुर्दे हैं या किडनीज हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएं, वो क्या हो सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर किसी को हेल्दी इंसान है और उसको अचानक कोई किडनी का प्रॉब्लम होता है, देन वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है, जिसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। एक तो दर्द कुशा दवाओं का बेदरेक इस्तेमाल, वो आपकी किडनीज़ को डैमेज करता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स का बेदरेक इस्तेमाल, वो आपकी किडनीज़ को डैमेज करता है। और बीमारियों की वजह से, जैसे किसी को अगर जिगर की बीमारी है या किसी को दिल की बीमारी है या और कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, तो वो भी आपके गुर्दों को, नॉर्मल आप हैं और अचानक आपके किडनीज़ पे इफ़ेक्ट कर सकता अच्छा, है। बहुत हेल्दी लोग जो मुजम्मिल डिस्कस भी कर रहे थे ब्रेक के दौरान, जो प्रोटीन इंटेक जिनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली जिम जाने वाले लोग होते हैं, वो बहुत प्रोटीन शेक हो गया या फिर चिकन वगैरह को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए बॉडी के हिसाब से कि वो आपकी किडनीज को इफेक्ट ना करे, और क्या वाकई में करता है किडनी को इफेक्ट? अच्छा देखिए, ये बड़ा मशहूर मिसाल है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़, किसी चीज़ का भी एक्सेस करेंगे, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी ये है कि यू नीड अ बैलेंस डाइट। आपको हर चीज़ का बैलेंस चाहिए, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है और फैट्स हैं। जब आप सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं या आप एक्सेस करते हैं, आपको वक्ती तौर पे तो आपका मसल मास बढ़ जाता है और वो चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म जो डैमेजेस हैं वो स्टडीज़ ने और रिसर्च ने शो किया है, इट कैन कॉज इम्पैक्ट ऑन योर किडनीज। अच्छा, लिवर पे भी आपके डैमेज हम लोग ये देखते हैं कि अक्सर जो है ना सॉल्यूशंस बताए जा रहे होते हैं कि पानी में नींबू का इस्तेमाल करने से किडनीज जो हैं वो बेहतर रह सकती हैं, या फिर हम लोग जो कि है इसके अंदर मीठे सोडे का इस्तेमाल पानी के अंदर जो कॉमनली घरों में उसका गर्म करते हैं। तो क्या ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं, ये होम रेमेडीज़ के हम लोग करते रहें, साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें या नहीं? अच्छा, अगर तो आप हेल्दी पर्सन हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर तो किडनी इज़ अ वेरी स्मार्ट ऑर्गन। ठीक है, वो उसमें ये कि अगर आपकी वाटर इनटेक भी ज़्यादा है और आप लेमन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका किडनी उसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके कोई भी रिस्क फैक्टर हैं या किडनी स्टोन बनते हैं या आपके फैमिली के अंदर ब्लड प्रेशर है या आपके अंदर ब्लड प्रेशर है, ब्लड डायबिटीज़ है, ज़ियाबतीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नॉलेज से डिस्कस करें। जो भी आपका डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है या नेफ्रोलॉजिस्ट है, उससे आप डिस्कस करके और अपने मुताबिक जो आपका एक वाटर अलाउंस है, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट वाटर रिक्वायरमेंट है, उसमें आपकी हाइट है, उसमें आपका वेट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो दीज नीडेड टू बी व्हाट इज अ सेफ जो है ना अलाउंस, वो कितना हो सकता है, या आइडियली कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए? ठीक है जी, आइडियली जो आपका जैसे गर्मियों का मौसम है, उसमें आपका तकरीबन 10 से 12 ग्लास तक एक हेल्दी इंसान को वाटर लेना चाहिए। ये रफ है, ठीक है, इसमें आपके और फैक्टर्स भी काउंट इन करते हैं। गर्म क्लाइमेट में ज़्यादा हो जाएगा, विंटर क्लाइमेट में कम हो जाएगा। जैसे कॉमन सेंस है कि एज भी मैटर करती है, आपकी एक्टिविटी मैटर करती है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने जिम का डिस्कस किया, और वो जो चीज़ है, अगर आप जिम जाते हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी स्वेटिंग होगी, वो भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, देन यू नीड मोर वाटर, तो वो आपने एडजस्ट करना है। ऑलराइट सर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट और इतनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारी किडनी से रिलेटेड। और पेन किलर्स आसानी से आप जाके जी उठाई पेन किलर ऑफ द काउंटर लिया आपने और आपने खा ली। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये आपकी किडनीज़ को बहुत बुरे तरीके से लॉन्ग टर्म डैमेज करती है। इस लॉन्ग टर्म डैमेज से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाएं, साल में तकरीबन 2 दफ़ा। ओवर द काउंटर दवाइयाँ बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मत लिया करें और सेल्फ मेडिकेट मत करें। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, दूसरी तरफ मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.
मनी मैटर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आ गई है और तकरीबन 2 साल के बाद हम कह सकते हैं शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और राइट नाउ इंटरेस्ट रेट 11.5% पर मौजूद है, जिसकी बड़ी वजह हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो वॉर चल रही है और मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, जो कशीदगी चल रही है, उसकी वजह से हुआ है। तवानाई की कीमतों में ऑयल प्राइसेस के अंदर इजाफा और महंगाई का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे बढ़ भी गया, महंगाई बढ़ भी बहुत गई है। इस वक्त अगर आपको बताएं तो 7.3% पर पहुँच चुकी है और आइंदा महीनों में इसको डबल डिजिट्स में जाने का भी खतरा है कि आपकी महंगाई जो है वो आपको 10 से ऊपर के डिजिट्स में नजर आ रही होगी, डबल डिजिट। जबकि जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ जो है वो 3.8% के इर्द गिर्द रही, मगर मजमूई माशी रफ्तार जो है वो सुस्त रहने का इम्कान है। अब ज़र मुबादला ज़खायर जो है 15.8 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं और IMF के साथ जो मुआहिदा था वो माशी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहा है, करार दिया जा रहा है। ताहम माहिरीन के मुताबिक शरह सूद जो है इसमें इजाफा एक वक्ती तौर पे और एक एहतियाती तौर पे अच्छा कदम साबित हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी होगा या नहीं, मुझे इस चीज़ का मेरा सवाल ये है कि महंगाई काबू में आ जाएगी, ये जो कोशिश की जा रही है, या इससे नहीं आएगी? Once things go up, they rarely ever come down। हमारे पास AKD नहीं, हम आए हैं 22 से हम 11.5 पर आ चुके हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर। अब वापस ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह ना करे। उस्मान रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं, बीइंग एन एक्सपर्ट, वो कैसे देख रहे हैं इस नई मॉनेटरी पॉलिसी को। उस्मान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वंस अगेन आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years थोड़ा इजाफा किया गया 100 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट के अंदर। कैसे इफेक्ट करेगा ये इकोनॉमी को या बिजनेसेस को? जी, ये स्टेट बैंक ने प्रूडेंटली ही अप्रोच करते हुए इस चीज़ पे इंक्रीज किया है, दो कि मार्केट में लार्जर कंसेंसस जो था ऑन हाफ 50-50 बेसिस कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरेस्ट रेट के चेंज को, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। जो चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट का एक टोकन जो है वो हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना कि 100 बेसिस पॉइंट का। तो अ लिटिल बिट सरप्राइज, लेकिन यही प्रूडेंट अप्रोच के थ्रू ही वो किया गया है, क्योंकि अभी जैसा आपने जिक्र किया कि जो ग्लोबल स्पेशली इन द मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइस अनसर्टेनिटी हुई है, उसको देखते हुए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अभी तखमीना नहीं लगाया जा सकता कि ये कि जंग कितनी लंबी चलेगी और इनका ऑयल प्राइसेस पे फॉर द लॉन्गर टर्म क्या इम्पैक्ट होगा। तो प्रूडेंट अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच राइट नाउ, वही स्टेट बैंक ने अपनी वो की है, क्योंकि ना सिर्फ ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को शॉक आया हुआ है, आपकी पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हुई है। जो मेनली ऑयल ड्रिवन जो भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस तो चेंज हुई हैं, जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट लेड चीज़ें होती हैं उनकी भी सप्लाई चेन की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट आ गया है, सप्लाई एंड डिमांड दोनों सिचुएशन के ऊपर। साथ फ्रेट चार्जेस भी इसकी वजह से ऊपर गए हुए हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर चल रहे हैं प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल से, और उसी की देखते हुए उस्मान, इंटरेस्ट पॉलिसीज भी चेंज की गई हैं, इंटरेस्ट की तरफ भी हमें नंबर्स चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मार्केट में अगर हम लोग, अब ये मैं अपने लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि मार्केट में अगर हम लोग कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, लीज करना चाहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स, 3 साल 5 साल, तो क्या इस वक्त वो बुरा स्टेप होगा अवाम के लिए? देखें, अभी अनसर्टन टाइम पे ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जा सकता कि आप हाई लेवरेज पे कोई चीज़ें लें। अलबत्ता इन हालात में अपनी जितनी भी स्पेंडिंग हो उनको थोड़ा सा मज़ीद कंजर्वेटिव ही रह के चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें प्रोलॉन्ग होती हैं तो उसका एक डबल इम्पैक्ट आपको आएगा। अगर आप लेवरेज के ऊपर आप अपनी स्पेंडिंग मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अनसर्टन टाइम के ऊपर तो स्पेंडिंग को कट डाउन करना चाहिए, ना कि इंक्रीज करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सर्टेन टाइम जो आता है वो थोड़े से वक्त के लिए आता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को समझ नहीं आती कि किस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जहाँ पर इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं और कोई भी ग्लोबल इवेंट हो या लोकल इवेंट हो वो मार्केट को हिलाकर रख देता है। इन्वेस्टर्स को किस तरफ जाना चाहिए जहाँ पर उनके नुकसान का खतरा कम से कम हो? जी, लास्ट टाइम भी हमने वो किया था कि अगर ओवरऑल तो सिचुएशन में देखें, इक्विटीज़ हमेशा ऑन द लॉन्गर टर्म आपको रिटर्न अच्छा ही दे जाती हैं, तो शॉर्टर टर्म के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्टिवली ही इस पे वो कर रहा हो तो हमने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि ENP एंड द बैंकिंग सेक्टर आर काइंड ऑफ विनर, और आपको एक हैज प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छा इन सर्टन टाइम। गिवन ग्लोबल अगर ऑयल प्राइसेस शॉक आती हैं तो आपकी जो हमारी लोकल ENP कंपनीज होती हैं, OGDC, PL, मारी, PSO, पोल, ये सब ऑयल लिंक होती हैं। तो जब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो इनकी बॉटम लाइन या अर्निंग्स जो है, प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ जाती है, तो आपको एक हेज मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट
इंक्रीज की वजह से उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है या प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहाँ से भी एक हेज मिल जाता है। तो दीज टू सेक्टर्स आर द सेक्टर्स जो इन अनसर्टन टाइम्स में आपको ज़्यादा उनकी तरफ टिल्ट रखना चाहिए। बाकी अगर चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, जैसे सिचुएशन बेहतर होती हैं, तो बिल्कुल जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं वो आपको हाई रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इन अनसर्टन टाइम के साथ उनके साथ एक रिस्क का फैक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व होता है। यानी कि मार्केट की जो स्लो पेस है ये भी हमें थोड़ा सा और देखने को मिलेगी। चलें इसी लाइट में बता दें आज के लिए क्या अच्छी न्यूज़ है मार्केट के अंदर। अगर हम लोग पैसा डालना चाहते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जो ली जा सकती हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियोज हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए लॉन्गर टर्म में तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव ओवरऑल हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स जितने भी हैं वो पिछले 2 सालों से मुसलसल रिकवरी की तरफ हैं। अब एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने टेक ओवर किया हुआ है हेडलाइंस को, तो वो थोड़ा सा मार्केट को इन अ शॉर्टर टर्म या इन पिछले 2 महीने से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन लॉन्गर टर्म बेसिस पे तो हम पाकिस्तान की तमाम इक्विटीज़ पे ही बुलिश वो रखते हैं। और इन करंट सिनेरियोज तो आई मेंशन 2 सेक्टर्स, इनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट रखना चाहिए। OGDC PPL in oil and gas sector and HBL आपका MCB बैंक और UBL बैंक दैट इज इन द बैंकिंग सेक्टर, इनको आप हाईलाइट में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी इंडिकेटर्स राइट नाउ आप डेफिनेटली एक मुख्तलिफ जाविये से देखते होंगे इकोनॉमी को, थोड़ा सा बताएंगे देखने वालों के लिए क्या महंगाई जो है इस वक्त 7.3% पर है, क्या मजीद बढ़ सकती है? क्या इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स है, क्या बता रहे हैं? जी, हम अप्रैल के मंथ में ही इसको अबव 9% देख रहे हैं ना, इन बिटवीन 9 एंड 10% ये करेगी। और आगे आने वाले वक्तों के लिए अगर ऑयल प्राइसेस इस तरह ऊपर रहती हैं, क्योंकि हमने लास्ट विजन में भी देखा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, तो उसकी वजह से ये डबल डिजिट में बिल्कुल जा सकती है, लेकिन ऑन फुल एनुअल बेसिस पे अगर देखी जाए तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिंगल डिजिट में ही रहेगी। गिवन के प्राइसेस अगर आगे चलते हुए इसी प्राइस पे भी स्टेबल होती हैं, तो डबल डिजिट एनुअल बेसिस पे हम नहीं देख रहे। थैंक यू आपने ज्वाइन किया हमें सो मच, हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक हम इसको कह सकते हैं कि हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, दुनिया के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। शहरों की मनसूबाबंदी की बात कर लें, आफात से निपटने के लिए तैयारियों की बात करें, तो पाकिस्तान ने मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO3 चीन के साथ कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया। ये कामयाबी जो है पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त तस्वुर की जा रही है और मुल्क की टेक्निकल खुद इन्हिसारी की जानिब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी आयशा। और एक बात बताऊँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स और अब रिसेंटली जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ जा रहे हैं हमारे लोग, उनको खिराज तहसीन भी पेश किया है। और ये करते हुए कहा है कि कौमी तरक्की के लिए एक अहम किरदार है जो ये लोग निभा रहे हैं। और ISPR ने भी ISPR के मुताबिक भी जो कि चीन के ताउन से ये मंसूबा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया और फिर ये खलाई शोबे के अंदर इसको आगे बढ़ाया गया। इन दोनों कंट्रीज़ का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर इस वक्त बहुत आगे बढ़ गया है। कॉर्पोरेशन सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं है, स्पेस के अंदर भी हम देख रहे हैं इन दोनों कंट्रीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा जो अपना मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट है EO3, ये किस तरह से पाकिस्तान को हेल्प करेगा? हमारे साथ मौजूद है नईमान सर, जनरल मैनेजर सुपारको है, उनसे बात। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कितना ज़रूरी है ये EO मिशन जो हमारे लिए अब EO3 तक पहुँच चुका हुआ है, कि हम लोगों के अर्बन डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या ये सैटेलाइट्स वाकई इतना इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जितना हम समझ रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी अब कौम की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। मैं आपको इस सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि ये EO3 एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट EO3 के लॉन्च के बाद इसकी क्वांटिटी अब पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग फ्लीट की 7 हो चुकी है।
और हमारी सुपार्को की जो परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन रेट है उसको अगर मैं मेंशन करूं तो जनवरी 2025 के बाद टिल अप्रैल 2026 इस 15 मंथ्स के स्पैन में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5th रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सैटेलाइट है। इससे पहले हमने EO1 और EO2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, वो भी इमेजरी सैटेलाइट्स थे, और ये EO3 सैटेलाइट हमारी इस कॉन्स्टिलेशन का 3rd सैटेलाइट है जिससे हमारी ये वाली कॉन्स्टिलेशन कंप्लीट हुई है। ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये ज़मीन की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी हमें प्रोवाइड करेगी और जिससे हम अपने मुल्क के अंदर इस हाई रेजोल्यूशन इमेजरी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मुल्क की क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को मॉनिटर कर सकेंगे। हम अपने मुल्क की अर्बन डेवलपमेंट के अंदर इसको बरूए कार लेकर आएंगे। हम अपने मुल्क के अंदर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन है उस सेक्टर के अंदर भी ये हाई एंड इमेजरी हमारे मुल्क की हमें काम आएगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं आसानी से कि ये पाकिस्तान ने अपनी आंखें जो हैं वो स्पेस में भेज दी हैं, खला में भेज दी और वहाँ से एक एरियल व्यू जो है वो आसानी से अब हमारे पास अवेलेबल होगा, हमें दूसरी कंट्रीज़ पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा अपने मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात को हैंडल करने के लिए। कैन वी से दिस सेफली? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है कि दीज आर आवर आईज इन द स्पेस, जिससे हमें हमारे इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड हमारे एसेट्स हैं जो कि हमारे मुल्क की हाई एंड इमेजरी दे रहे हैं एंड ये हमारी सेल्फ रिलायंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी पे आप डिपेंड करने की जरूरत नहीं है अपने कंट्री की हाई एंड इमेजरी। हमारा ये जो डाटा आएगा ये कितना प्रोटेक्टेड होगा? जी ये डाटा, क्योंकि ये वाले सैटेलाइट्स जो हैं हमने इंडिजिनसली कंसीव किए, डिज़ाइन किए, डेवलप किए, टेस्ट किए अपने सुपार्को के अंदर, तो इससे आने वाला इसका सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा अपना है, इसलिए इससे आने वाला डाटा बिल्कुल प्रोटेक्टेड है जो कि हमारे सुपार्को के अंदर आएगा और हमारे अपने मुल्क की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो आम पाकिस्तानी है उनकी लाइफ्स कैसे चेंज होंगी इस मिशन की वजह से? आपकी एक्चुअली थोड़ी सी आवाज़ ब्रेक होती है, लेकिन मैंने ये परसीव किया है कि आपने पूछा है कि इसकी आम लोगों की लाइफ के अंदर ये किस तरह से इफेक्ट करेगा। ये जिस तरह कि मैंने पहले मेंशन किया कि हमारे मुल्क में हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। हम अपनी क्रॉप्स को मॉनिटर करेंगे, हम अपनी यील्ड की एस्टिमेशन करेंगे। सुपार्को ने कुछ और इदारों के साथ मिलकर कुछ ऐसी ऐप्स डेवलप की हैं, जैसे एक बाखबर किसान नाम की हमारी ऐप है जिससे हम किसानों को ये इंफॉर्मेशन थ्रू मोबाइल ऐप प्रोवाइड करते हैं कि किस जगह पे हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको केयर की ज़रूरत है ताकि हमारी यील्ड इम्प्रूव हो सके। इसी तरह कुछ और कमर्शियल बैंक्स के थ्रू हम लोगों ने एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग को बेस्ड ऑन द डाटा अचीव फ्रॉम द सैटेलाइट हम लोग एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग बैंक्स के थ्रू कर रहे हैं। इससे भी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूवमेंट मिलेगी और ऑफ कोर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट आम आदमी तक पहुंचेगी। सेम इज द केस जिस तरह हमारे हम ये भी जानते हैं नईम साहब कि पाकिस्तान के अंदर मानसून का एक सीज़न आता है और अक्सर वहाँ पर अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जिस तरह के इवेंट्स होते हैं, ग्लोफ का इवेंट हो गया, ग्लेशियर फटने का इवेंट हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर भी अब हमें ये सैटेलाइट्स जो हैं वो हेल्प आउट करेंगे। खुदा अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। उसके अंदर भी आपकी मदद मौजूद होगी एनडीएमए पीडीएमए के साथ? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, और ये वाली मदद सुपार्को ऑलरेडी एनडीएमए के साथ कोलैबोरेशन में कर भी रहा है। हम अपने ग्लेशियर्स को मॉनिटर करते हैं, हम अपने वाटर चैनल्स को मॉनिटर करते हैं और इस तरह की कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन के अंदर जैसे कि फ्लड्स पाकिस्तान में 2025 में आया, तो हम लोग कॉन्टीन्यूसली उस वाटर के पैसेज, वाटर चैनल को मॉनिटर करते रहे और हमें पहले पता चल जाता था कि पहले हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे पानी कितनी देर में पहुंचेगा। तो
तो वहाँ पे जो है वहाँ से इवैक्यूएशन में हम लोगों को टाइमली मदद मिली और आगे फ्लड जब गुजर जाता है तो उसके बाद भी रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के अंदर भी जो है ये हम लोगों के सैटेलाइट इमेजरी जो है ये हमारे बहुत काम आती है और ये 2025 के सैलाब के अंदर ये काफ़ी काम आई भी है और अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन इंशाल्लाह अगर आगे भी कोई ऐसी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होती है तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगी। नईम साहब, इन द एंड ये बता दीजिएगा वो तमाम बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या उनको रेकमेंड करेंगे? क्या उनके लिए जॉब्स मौजूद होंगी या फिर पोटेंशियल मौजूद है फ्यूचर के अंदर इस फील्ड के अंदर करियर बनाने का? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम सुपार्को के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं जिसमें हम अपने स्कूल्स के बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को मोटिवेट करें कि वो स्पेस सेक्टर की तरफ अपने करियर को ओरिएंट करें। और ये एक बहुत अच्छा करियर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओवर द स्पैन ऑफ 15 मंथ्स हम लोगों ने 5 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बनाए हैं और आगे आने वाले वक्त में हम और ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। साथ में अभी हम लोगों के 2 एस्ट्रोनॉट्स अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्ट हुए हैं जिनमें से जो तकरीबन 6 to 8 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद चाइना के थ्रू चाइना स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। पाकिस्तान का पहला एस्ट्रोनॉट होगा। 2 सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक जो कि चाइना स्पेस स्टेशन पे जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग अब एक लूनर रोवर भी डेवलप कर रहे हैं अपनी, जो कि 2028 में चाइना का एक चांग E8 मिशन है, उस पे इंशाल्लाह चांद पे जाएगी और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी डोमेन है और इस डोमेन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने यंग स्टूडेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए और हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट सेक्टर है एंड आई विल डेफिनेटली इनकरेज द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान के वो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, एरोस्पेस को और जितनी भी रिलेटेड फील्ड है। बिल्कुल ठीक है नईम साहब, हमारे इस तरह के सेगमेंट्स करने का मकसद एक ये भी होता है, एक तो ये कि लोगों को पता चले कि हमारी इस फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम जितने भी बच्चे या यंगस्टर्स हैं उनको एक एक्सपोजर मिले कि ये वाली फील्ड भी मौजूद है, उसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं। एंड गॉड स्पीड, अल्लाह करे इसी तरह से मजीद काम होता रहे और हम जल्द से जल्द जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो राइट नाउ स्पेस के अंदर जाकर अपने झंडे गाड़ हैं उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया नईमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें सारी अपडेट्स के बारे में बता रहे थे। अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि जो इकोनॉमी है और महंगाई है उससे रिलेटेड तो बहुत अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन जो वो लोग जिनको मोहब्बत है क्रिकेट से, जो क्रिकेट के शायकीन हैं जिसमें आप और हम सब शामिल हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं क्योंकि PSL के प्लेऑफ मैचेस जो है ना वो अगर आप चाहते हैं तो वो स्टेडियम में देख सकते हैं क्योंकि इजाज़त दे दी गई है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और इस मुलाकात के बाद उन्होंने ये खबर सुनाई है और उन्होंने ये कहा कि शायकीन मैच देखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और PSL के प्ले ऑफ और फाइनल की टिकट्स की ऑनलाइन फ़रोख्त जो है वो भी शुरू हो चुकी है और फिजिकल टिकटें जो है ना वो आज से कहा जा रहा है दस्तियाब। लाहौर में शेड्यूल दोनों जो एलिमिनेटर मैचेस होंगे इनकी टिकट्स की कम से कम कीमत 1,000 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कीमत 8,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। कराची में जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं, जो क्वालिफायर मैचेस हैं, इनके तमाम इनक्लोजर्स की जो टिकट्स हैं वो 500 रुपये से स्टार्ट हैं। यहाँ पे दस्तियाब जो कि है वो PSL के फाइनल में पहुँचने वाली जो टीमें हैं इनकी जो जंग होगी और इनके टिकट्स होंगे, इनके और तरह के रेट्स होंगे। बट क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और बढ़ रहा है प्रोग्राम अपनी एंडिंग की तरफ, डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे फेवरेट बहुत मिस कर रहे हैं, स्टूडियो में नहीं आ रहे क्योंकि बिजी हैं और वो कहीं पे काम में मसरूफ भी हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। PSL के अंदर मिल गई फाइनली उस चीज की इजाजत के जिसके लिए तड़प रहे थे हम, लाइक अ फिश विदाउट वाटर। स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देखनी है, क्या लग रहा है आपको?
मुजम्मिल और आयशा में बिजी हूँ या न हूँ, मैं इस वक्त लंदन में बैठा हूँ और सुबह अलल सुबह आप मुझे लेके आ गए ऑन स्क्रीन। अच्छा, एनीवेज आई पर्सनली फील कि ये बहुत ही हार्टनिंग चीज़ हुई है जी, एंड ऑल क्रेडिट टू चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो क्राउड होता है ना, वो एक तो ब्रॉडकास्टिंग व्यूअरशिप में तो वो फ्लेवर तो ऐड करता ही करता है, लेकिन वो एक बहुत ही एसेंशियल वेल इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट का, या इस तरह की हाई लेवल जो आपकी फ्रेंचाइज लीग्स हैं। सो हार्टनिंग के लोग आएंगे और देखेंगे, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो है कि शायद कंपटीशन इतने मजे का इस PSL 11 में देखने को नहीं मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ बड़े स्टार कास्ट आई थी और उन्होंने परफॉर्म भी किया, जैसे स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल, इन लोगों ने काफ़ी परफॉर्म भी किया, लेकिन सम ऑफ द अदर ऐसे लगा है कि फास्ट बॉलिंग टैलेंट पाकिस्तान में डिहाइड्रेट होता जा रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 और 2। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, बट ओवरऑल इट्स डिलाइटफुल टू फाइंड आउट कि अब क्राउड देखेगा। अच्छा, ये मैच जो आज होने जा रहा है ये डिलाइटफुल लग रहा है आपको? एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोनों टॉप टीम है इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ आयशा के पहले तो लाहौर कलंदर्स जो है वो कितना को गुस्सा कर रहे होंगे रावलपिंडीज पे 85 रन से मैच हारना था, वो 109 रन से हार के उन्होंने फारिग ही कर दिया लाहौर को। लेकिन पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो बहुत ही इंट्रीगिंग, या यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव आपको गेम नजर आएगी, और पेशावर ज़ल्मी ने एक मैच हारा और शायद उनके लिए अच्छा हो गया, हुडू टूट गया, क्योंकि ये ना होता कि वो एलिमिनेटर्स में या क्वालिफायर्स में हार जाते। लेकिन है इन दोनों टीमों हो गया उनके लिए ना, हम ये कह सकते हैं, नजर उतर गई उनकी। और उनके लिए वैसे भी एक और अपॉर्चुनिटी तो इन दोनों टीमों को मिलेगी ना, अगर जो आज हारती भी है वो स्टिल दे विल नॉट बी पंच्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन ये है कि पेशावर ज़ल्मी से ज्यादा मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड शातिर टीम लगती है, प्रोसेस ड्रिवन लगती है। डॉक्टर साहब, जो शातिर टीम की बात करते हैं तो आपने एक दफा यहाँ स्टूडियोज में एक बात कही थी मॉडर्न क्रिकेट और कन्वेंशनल क्रिकेट के बारे में, कि जमाना जो है वो मॉडर्न क्रिकेट की तरफ चला गया। Are you saying कि वो ज्यादा savvy हैं मॉडर्न क्रिकेट में? ये जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा सेवी हैं, इनके जो मैचअप्स होते हैं वो ये बड़ा इंट्रीगिंगली इंटेलिजेंटली करते हैं, और इनके प्लेयर्स जब इन्होंने पिक किए हुए, दे मे नॉट बी बिगर नेम्स, बट उनको एग्जैक्टली पता है कि किस पोजीशन पे वो कैसे एक्सेल कर सकते हैं। इनको अभी 1-2 मैचेस में ट्रिप तो ये किए, लेकिन आई डोंट नो, आई हैव ए फीलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड विल स्टैंड अ बेटर चांस अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। हालांकि बाबर आजम एक अपनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, लेकिन स्टिल आई विल गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड इन दिस मैच। आई एम विद यू डॉक्टर साहब, क्योंकि लाहौर के बाद अगला मेरी फेवरेट जगह जो है वो इस्लामाबाद ही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही सपोर्ट करूंगी। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा फैसला हुआ है, एंड दैट इज के जो कमेंट्री है वो पश्तो के अंदर भी अब करवाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है कि ये के साथ ही हो रहा है, मजे का होगा, माहौल बड़ा अच्छा बन जाएगा, स्पेशली जो हमारे पश्तो बोलने वाले जितने भी बहन भाई हैं उनके लिए? देखें, अगेन जो भी प्रोग्रेसिव चीज होती है ना उसकी तारीफ ही करनी चाहिए, और अगर आपने इनोवेट किया है, दुनिया में होता है, इंडिया में बेतहाशा लैंग्वेजेस में कमेंट्री होती है, तो देयर इज नो हार्म इन एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस, एंड आई पर्सनली फील ये खुशाइन चीज है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तानियत को जो है वो सिंबॉलिकली और सिंबलिज्म के साथ जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आई स्टिल विश कि हमारी जो उर्दू की कमेंट्री थी वो आगे चल के बेहतर होती चली जाएगी। फर्स्ट टाइम था वो कोई इतनी मयार पे लगी नहीं, लेकिन स्टिल एक्सेप्ट 1 और 2 बाकी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है पेशावर में, ये जो आप पश्तून भाइयों के लिए जो पश्तों में कमेंट्री होगी, दिस इज हार्टनिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जरा थोड़ा मैचेस से हट के और कमेंट्री, क्रिकेट कमेंट्री के अंदर जाते हैं, क्योंकि आधी रूह गेम की जो है ना वो कमेंटेटर के अल्फाज होते हैं। क्या हमारे पास कमेंटेटर्स के अंदर हिस्टोरिकल नॉलेज ऑफ क्रिकेट की कमी नजर आती है आपको? बड़ा आपने देखें, मैं यार ये आपने बड़ी मजे का मुझे भी बहुत ही आला सवाल पूछ किया। हम लोगों के टाइम पे ना एक तो आइकॉन्स होते थे क्रिकेट कमेंट्री की, इवन पाकिस्तान में, चाहे वो चिश्ती मुजाहिद थे, इफ्तिखार अहमद थे, उमर कुरैशी थे, वो मेंटोर करते थे और इनके बाकायदा आपको कमेंट्री सीखनी पड़ती है। देन BBC कोर्सेस करवाता था, हार्वेन लीच कोर्स करवाता था। सो आप ट्रेंड कमेंटेटर्स जब आते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कितनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज
बोलनी है, कितनी ऑक्सोनियन बोलनी है, कितनी आपने सिंप्लिसिटी के साथ बोलना है। रेडियो की कमेंट्री डिफरेंट होती है, मुश्किल होती है, उनका स्ट्रेसेस एंड पॉजेस बड़े डिफरेंट होते थे डॉक्टर साहब। अब तो लगता है कि हर बॉल, एक नॉर्मल बॉल भी जा रही है ना, उसके ऊपर ऐसे एक बवेला हमें सुनने को मिल रहा होता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, और अब आपके बहुत कम ट्रेन कमेंटेटर्स रह गए हैं। बाकी जो है ना, अच्छा दूसरा फिर ये शिफ्ट आया कि आपने एक्स क्रिकेटर्स को कमेंटेटर्स बना दिया। हालांकि कमेंटेटर्स अलहदा होते हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्रिकेटर्स होने चाहिए। तो वहाँ पे फिर लैंग्वेज का फुकदान भी आया। फिर T20 आई तो रज़मताज़ और चाम के लिए खड़े हो गए कमेंट्री, और वही जो अभी आप कह रही हैं कि हर बॉल पे ऐसे लगता है ज़लज़ला आ गया। सो आई पर्सनली फील कि कन्वेंशंस के पास दोबारा क्रिकेट कमेंट्री को जाना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप मंडेन और स्लो कर दें, जिस तरह की क्रिकेट है उसके मुताबिक चलें, बट ये जो है ना कि शोर शराबा, फिर लैंग्वेजेस हमने देखी हैं, फिर कुछ लूज कमेंट्स भी आप बोल जाते हैं, रीजनलिज्म भी नजर आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है इनको अवॉइड करना होगा। क्रिकेट कमेंट्री जो है वो पास में शायद बहुत ज़बरदस्त थी, क्रिकेट तो इवॉल्व हुई लेकिन कमेंट्री इवॉल्व नहीं हुई। फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है आजकल आपको इतना ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आपके पास सारे स्टैटिस्टिशियंस बैठे होते हैं, आपके पास प्रेडिक्टर्स आ रहे होते हैं, इवन अब तो आपके ब्रॉडकास्ट में बायोमैकेनिकल चीज़ें दिखा रहे होते हैं। सो यू हैव मेड इट इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, चाहे रिची बेनू थे या मैकगिलरी थे या टोनी कोजियर थे, वो अब याद आती है उनकी कि वो क्या कमेंट्री भी मैकेनिकल लगना शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, वो ह्यूमननेस बरकरार रखने की जरूरत है हमें राइट नाउ। थैंक यू सो मच। वी नीड टू रीविजिट लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर क्रिकेट, और हमेशा डॉक्टर साहब बात करके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी मैचेस होने जा रहे हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आई होप जो भी बेहतर टीम हो वो जीते, और जो शायकीन है ना वो जब क्राउड आए तो बहुत एंजॉय, मज़ेदार मैचेस हो, और हम लोग पश्तो कमेंटेटर्स जो इस टाइम पे माइक लेंगे और माइक लेके सुनाएंगे पश्तो में अपनी कमेंट्री। गुड लक टू ऑल ऑफ यू ऑल, एंड वी आर होपिंग कि दिस मैच एंड these matches that are about to follow are going to be full of fun and adrenaline. With this, Aisha Yusuf and Muzammil Ali Khan are signing off. Same time, same channel. Allah Hafiz. Allah Hafiz.